अस्सलाम वालेकुम बेटा, हाउ आर यू। साउंड वेव वाले सेक्शन के 4 टॉपिक्स तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं और आज हम इसका 5वां टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है बीट्स। हम बीट्स को तो पढ़ेंगे लेकिन इस टॉपिक के अंदर जो फार्मूलाज यूज़ होते हैं इन पर कुछ प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेंगे। तो आइए बेटा स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ बीट्स? When two sound waves of slightly different frequency traveling in a medium along the same direction superimpose on each other। बेटा जब दो वेव जिनकी फ्रीक्वेंसी का थोड़ा सा फर्क हो सेम मीडियम में सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करते हुए सुपर इम्पोज हों तो फिर द इंटेंसिटी ऑफ द रिजल्टेंट साउंड at a particular position rises and falls regularly with time। तो फिर जब ऐसी दो वेव सुपर पोजिशन करती हैं तो रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी किसी पर्टिकुलर पोजिशन पर राइज और फॉल करती है रेगुलरली विथ टाइम। ठीक है, रिजल्टेंट इंटेंसिटी कम ज़्यादा होती है, जैसे आवाज़ का बड़ा होना फिर कम होना। हम फिज़िक्स में इसको मैक्सिमा मिनिमा भी बोलते हैं, वेक्सिंग और वेनिंग भी बोलते हैं। तो साउंड की इंटेंसिटी के अंदर ये जो रेगुलर और पीरियाडिक चेंजेस आती हैं, लाउड और फेंट साउंड बार बार होता है जब दो वेव्स स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी वाली सेम मीडियम सेम डायरेक्शन में आते हुए सुपर पोजिशन करें। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? बीट्स। ठीक हो गया बेटा। अब ये जो प्रोसेस है रेगुलर वेरिएशन इन इंटेंसिटी ऑफ साउंड विथ टाइम एट अ पर्टिकुलर पोजीशन, पर्टिकुलर पोजीशन पर ही एक ही जगह पर टाइम गुजरने के साथ साथ वेरिएशन इन इंटेंसिटी होता रहता है। जैसे आवाज़ का बड़ा होना ठा, फिर कम होना ठा 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 ठा। तो ये जो रेगुलर वेरिएशन है इंटेंसिटी और लाउडनेस ऑफ साउंड के अंदर हम इसको बीट्स बोलते हैं। और ये कब बनते हैं? जब दो वेव सेम एम्पलीट्यूड वाली सेम वेलोसिटी वाली सेम डायरेक्शन में चलते हुए सेम मीडियम में सुपरपोजिशन करें पर उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो स्लाइटली डिफरेंट होनी चाहिए। बेटा यहाँ पर डिफरेंट की स्पेलिंग आप थोड़ा चेक कर लें। अच्छा बेटा आगे चलते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास दो वेव्स हैं, एक y1 जो a cos 2 पाई f1 इंटू टी है और एक बेटा y2 जो a cos 2 पाई f2 टी है। क्योंकि इन दोनों वेव्स के दरमियान में सिर्फ फ्रीक्वेंसी का फ़र्क है तो मैंने यहाँ पर f1 और यहाँ पर f2 लिख दिया है। बाकी ना कोई फेज़ का फ़र्क है और ना ही कोई डायरेक्शन का, तो हमने डायरेक्शन और फेज़ जो है वो मेंशन नहीं किए। अब इन दोनों वेव्स को सुपर इम्पोज करवाना है तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बोलता है कि रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट जो है वो y1 प्लस y2 के बराबर हो जाएगा। तो बेटा इस प्रिंसिपल के हिसाब से जब हम इन दोनों वेव्स को ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट बराबर हो जाएगा a cos 2 पाई f1 टी, ये y1 की वैल्यू प्लस ये बेटा y2 की वैल्यू। ठीक है, इन दोनों में से हम a ले लेंगे कॉमन तो बाकी इस तरफ बचेगा cos 2 पाई f1 टी और इस तरफ प्लस लगाकर बाकी क्या बचेगा cos 2 पाई f2 इंटू टी, क्योंकि ये जो a है ये कॉमन बाहर आ गया। अब बेटा ये जो 2 पाई f होता है ये ओमेगा होता है और ओमेगा इंटू टी जो है ये एंगल है। तो अगर हम इस पूरे फैक्टर को 2 पाई f1 इंटू टी इसको हम अल्फ़ा बोल दें और इसी तरीके से इस एंगल को हम बीटा बोल दें तो बेटा ये जो ब्रैकेट के अंदर एक्सप्रेशन है ये बन जाएगी cos अल्फ़ा प्लस cos बीटा। अब हमारे पास मैथमेटिक्स में क्या होता है कि cos अल्फ़ा प्लस cos बीटा ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बराबर होती है 2 cos अल्फ़ा प्लस बीटा अपान 2
cos अल्फ़ा माइनस बीटा अपान 2। तो बेटा इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए हम ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। वो कैसे कि cos अल्फ़ा प्लस cos बीटा के बराबर हम कर देंगे 2 cos, यहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यू ये वाली, प्लस यहाँ पर अब ये बीटा वाली वैल्यू डिवाइडेड बाय 2 ब्रैकेट बंद, उसके बाद cos, यहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यू माइनस बीटा की वैल्यू डिवाइडेड बाय 2। और फिर बेटा जब हम इसको सॉल्व करेंगे, अब ये सिंपल है, यहाँ से अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट हमें मिलेगा वो मिलेगा 2a cos 2 पाई f1 माइनस f2 अपान 2 इंटू टी cos 2 पाई f1 प्लस f2 अपान 2 इंटू टी। तो बेटा ये जो हमारे पास y की वैल्यू है ये रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है। इस रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट में ये वाला जो पोर्शन है, पहला पोर्शन, ये एम्पलीट्यूड होगा, हम आगे जाकर देखते हैं, और ये वाला जो पार्ट है ये रिजल्टेंट वेव के दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट करता है। हम इसको अब डिटेल में समझते हैं। तो रिजल्टेंट वेव का जो डिस्प्लेसमेंट है वो है 2a cos 2 पाई f1 माइनस f2 अपान 2 इंटू टी, ये एम्पलीट्यूड वाला पोर्शन, और ये जो है ये दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स वाला पोर्शन हो गया। अब हमने कुछ और चीज़ें भी देखनी हैं, नोट करनी है, जैसे कि जो बीट फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है, उसका मतलब होता है कि 1 सेकंड में कितने बीट बनते हैं, यानी 1 सेकंड में आवाज़ जो है लाउड कितनी मर्तबा होती है, ठीक है, लाउड फेंट, ऐसा 1 सेकंड में जितनी मर्तबा हो हम उसको क्या बोलते हैं, बीट फ्रीक्वेंसी। इसको हम f स्मॉल b के ज़रिए रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो बीट फ्रीक्वेंसी होती है ये दोनों फ्रीक्वेंसी के फ़र्क या डिफरेंस के बराबर होता है, ठीक है। अभी ये आप नोट कर लो, आगे जाकर हम इसको प्रूव करते हैं, ठीक है, ये सब क्लियर हो जाएगा। तो एक बात आपने नोट कर ली कि बीट फ्रीक्वेंसी या 1 सेकंड में जो बीट सुनाई देते हैं वो दोनों फ्रीक्वेंसी के फ़र्क या डिफरेंस के बराबर होता है। और दूसरी होती है बेटा रिजल्टेंट वेव की फ्रीक्वेंसी, ठीक है, जो यहाँ पर इस ब्रैकेट के अंदर जो है ये रिप्रेजेंट करती है, यानी f1 प्लस f2 अपान 2, दोनों फ्रीक्वेंसी के सम का हाफ। आ गया बात समझ में। इसी तरीके से जो एम्पलीट्यूड होता है रिजल्टेंट वेव का, वो जैसे कि हम यहाँ पर देख कर आए हैं कि इस y डिस्प्लेसमेंट का ये जो फर्स्ट पार्ट है ये एम्पलीट्यूड है, तो यहाँ पर ये एम्पलीट्यूड वाला पार्ट आ गया। इन सब को हम डिटेल में समझते हैं, फिलहाल आप इनको नोट कर लेंगे। बीट फ्रीक्वेंसी क्या होती है, रिजल्टेंट वेव की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, और एम्पलीट्यूड वाला पार्ट क्या होता है। अब हम इसको प्रॉब्लम के ज़रिए समझते हैं कि इन तीनों पर हमने प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है। तो लेट सपोज करो बेटा आपको एक प्रॉब्लम आया कि f1 फ्रीक्वेंसी है 439 और f2 फ्रीक्वेंसी है 443। यहाँ आपको अगर लैंग्वेज बनाकर दे तो क्या बोलेगा, इफ़ टू वेव्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 439 एंड 443, ठीक है, सुपर इम्पोज ऑन वन एंड अदर विथ स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, तो फिर बताओ रिजल्टेंट वेव की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी और बीट्स जो हैं वो 1 सेकंड में कितने बनेंगे। तो बेटा रिजल्टेंट वेव की फ्रीक्वेंसी के लिए आपने इन दोनों को कर लेना है जोड़, और जोड़ करके 2 से डिवाइड कर देना है। तो 439 प्लस 443 डिवाइडेड बाय 2, तो बेटा रिजल्टेंट वेव की जो फ्रीक्वेंसी है वो 441 हो जाएगी, जबकि बीट्स कितने सुनाई देंगे 1 सेकंड में, ठीक है, तो वो दोनों का डिफरेंस होगा 443 माइनस 439, तो बीट फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई बेटा 4। इसी तरीके से बेटा अगर एम्पलीट्यूड पूछेगा तो ये 2a cos 2 पाई ये तो कांस्टेंट है, तो f1 माइनस f2, ठीक है, f1 माइनस f2 के बदले हम 4 पुट करेंगे, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर ये 2 में कैंसिल हो जाएगा। तो बाकी अगर हमें ये टाइम बता दे, तो जब हमें टाइम की वैल्यू बता देगा कि टाइम 0 है या कितना टाइम है, तो उसके बाद हम एम्पलीट्यूड को फाइंड करने के एबल हो जाएंगे। सही है। तो इस तरीके से बीट फ्रीक्वेंसी, रिजल्टेंट वेव फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड को मालूम किया जाता है। सही हो गया।
अब आगे हमने देखना है कि मैक्सिमा या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहाँ पर होता है। बेटा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तब होता है जब एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो, और एम्पलीट्यूड जो है वो तब मैक्सिमम होता है जब ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, ये ±1 के बराबर हो जाए। ठीक है, जैसे आपने यहाँ पर देखा कि ये वाला पोर्शन एम्पलीट्यूड है, और बेटा ये मैक्सिमम कब होगा, जब ये जो कास थीटा, ये कास है और ये पूरी थीटा है, तो जब ये कास थीटा 1 के बराबर हो जाएगा तो ये जो एम्पलीट्यूड है ये 2a के बराबर हो जाएगा। ठीक हो गया। तो एम्पलीट्यूड की मैक्सिमम वैल्यू के लिए कास थीटा की वैल्यू ±1 होनी चाहिए, क्योंकि कास थीटा की मैक्सिमम वैल्यू हो ही 1 सकती है। ठीक है, तो इसलिए मैंने लिखा है कि cos 2π f1 - f2/2 इंटू टी जब ±1 होगा तो फिर मैक्सिमा बनेंगे, या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, इंटेंसिटी और लाउडनेस इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, और ऐसा कब होगा, कास थीटा मैक्सिमम कब होता है, जब थीटा जो है, यानी अगर हम इसको कास निकाल दें तो बाकी क्या है, ये थीटा, तो 2π f1 - f2/2 इंटू टी, ये जो थीटा है जब ये 0 होगा या पाई होगा, 2π होगा, 3π होगा, यानी इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई होगा, तो फिर क्या होगा, कास थीटा ±1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और हमें मैक्सिमम इंटेंसिटी वाला साउंड सुनाई देगा। तो अब अगर हम नोट करें कि फर्स्ट मैक्सिमा कब होगा, तो बेटा फर्स्ट मैक्सिमा तब होगा जब 2π f1 - f2/2 इंटू टी 0 के बराबर हो जाए, क्योंकि सबसे पहले ये जो वैल्यू है ये 0 है। ठीक है, इसी तरीके से सेकंड मैक्सिमा कब होगा, जब ये 2π f1 - f2/2 इंटू टी किसके बराबर हो जाए, पाई के, क्योंकि 0 के बाद ये पाई है। और थर्ड मैक्सिमा पाई के बाद क्या होता है, 2π। फिर फोर्थ मैक्सिमा कब होगा, जब ये वाली वैल्यू जो है ये 3π के बराबर हो जाए, एंड सो ऑन। अब अगर मैं बोलूं कि फर्स्ट मैक्सिमा जो है जब ये फेज डिफरेंस 0 होगा, थीटा जो है वो 0 होगा, उस वक्त टाइम कितना होगा, तो बेटा उसके लिए हम ये 2 जो है ये 2 में कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पर ये टाइम की जो वैल्यू हो जाएगी ये 0, और ये वाला फैक्टर जो है ये उधर जाकर डिवाइड करेगा, बट 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग इज इक्वल टू 0, तो पहला मैक्सिमम तो 0 पर ही होगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा मैक्सिमम, उसके लिए बेटा ये 2 2 में कटेगा, ये पाई जो है दोनों तरफ ये भी सेम है, कॉमन है, ये भी कटेगा, तो टाइम की वैल्यू किसके बराबर होगी, इस तरफ 1 बचेगा, और ये f1 - f2 उस तरफ जाकर नीचे डिवाइड करेंगे, तो जो सेकंड मैक्सिमा होगा वो 1/f1 - f2 सेकंड पर बनेगा। इसी तरीके से थर्ड जो है वो 2π आप यहाँ पर रख दो, पाई में कैंसिल, 2 2 में कैंसिल, तो टाइम की वैल्यू क्या बचेगी, इस तरफ क्या बचेगा आपका 2, और ये f1 - f2 जो इस तरफ बच गया वो उधर जाकर डिवाइड करेगा। समझ में आ गया। अब यहाँ पर असल बात जो है कि हमने ये देखना है कि एक बीट में कितना टाइम लगता है। तो बेटा देखो, आपने पहला बीट 0 पर सुना, उसके बाद दूसरा आपने यहाँ पर सुना, तीसरा आपने यहाँ पर सुना, तो एक बीट के बाद दूसरा बीट कितने टाइम के बाद सुनाई देता है। ठीक है, तो आप कोई भी 2 लगातार बीट वाले टाइम को कट कर लो, इस वैल्यू में से इसको कट कर लो या इसमें से इसको कट कर लो, तो आपको एक बीट का टाइम मिल जाएगा। तो आप सपोज करो कि थर्ड मैक्सिमा का टाइम कितना है, 2/f1 - f2, और जो सेकंड मैक्सिमा है वो 1/f1 - f2, तो थर्ड वाले में से सेकंड वाले का टाइम जब हमने कट किया तो 2/f1 - f2 - 1/f1 - f2 ये बराबर हो जाएगा 1/f1 - f2। तो बीट पीरियड जो होता है वो 1/f1 - f2 के बराबर होता है। और बीट फ्रीक्वेंसी जो होती है वो बीट पीरियड का रेसिप्रोकल होती है, तो बीट पीरियड हो गया 1/f1 - f2 सेकेंड, यानी एक बीट में इतना
टाइम या इतने सेकंड लगते हैं। तो बीट फ्रीक्वेंसी क्या होगी, बीट पीरियड को हम कर लेंगे रेसिप्रोकल, तो वो बन जाएगा F1 माइनस F2। ठीक है, तो अब आपको ये समझ में आया कि बीट फ्रीक्वेंसी F1 माइनस F2 कैसे होती है। तो हमने कैलकुलेशन करके प्रूव किया कि बीट फ्रीक्वेंसी जो है वो दोनों फ्रीक्वेंसी के डिफरेंस के बराबर होती है। यानी दो वेव जिनकी फ्रीक्वेंसी के दरमियान में जितना फ़र्क होगा हमें 1 सेकंड में उतने ही बीट सुनाई देंगे। ठीक है, पर ये याद कर लो कि इंसान का कान ज़्यादा से ज़्यादा 1 सेकंड में 10 बीट जो है वो सुन सकता है। इसलिए बीट को बनाने के लिए जो दो वेव्स हैं उनकी जो फ्रीक्वेंसी है उनके दरमियान में स्लाइटली डिफरेंस होना चाहिए, क्योंकि हम जो हैं लेस देन 10 जो बीट होते हैं उनको सुनते हैं। अगर फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस ज़्यादा होगा बीट फिर भी बनेंगे, पर बेटा इंसान का जो कान है उसको पता नहीं चलेगा, हम डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। समझ में आ गया। तो इसमें से हमने क्या देखा कि बीट फ्रीक्वेंसी F1 माइनस F2 के बराबर कैसे होती है, और इसी तरीके से फर्स्ट मैक्सिमा, सेकंड मैक्सिमम, थर्ड मैक्सिमा ये किस टाइम पर बनते हैं, और मैक्सिमम इंटरफेरेंस के लिए कंडीशन क्या है। सही हो गया, आगे चलते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर हमने दो टॉपिक्स पढ़े हैं, एक इंटरफेरेंस और एक बीट। तो अब हम देखते हैं कि डिफरेंस बिटवीन बीट्स और इंटरफेरेंस ये क्या होता है, इन दोनों में फ़र्क क्या है। तो बेटा यहाँ पर आप इस फिगर को अगर देख रहे हो तो ये जो ऊपर वाली फिगर है इसमें इंटरफेरेंस हो रहा है, और ये जो नीचे वाली है इसमें बीट्स बन रहे हैं। ठीक है, तो समझने वाली बात ये है कि जो इंटरफेरेंस होता है, ठीक है, इसके अंदर ये जो दो वेव्स होती हैं, ब्लू वाली और ये येलो वाली, ठीक है, ये आउट ऑफ फेज में हैं, और अगर ये आउट ऑफ फेज में हैं तो हमेशा ही आउट ऑफ फेज में रहती हैं। यानी क्रस्ट ट्रफ के सामने है, ट्रफ क्रस्ट के सामने है, तो टाइम गुजरने के साथ साथ ये हमेशा ऐसा ही रहेगा। इसी तरीके से अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, यानी क्रस्ट के सामने क्रस्ट होगा, तो फिर वो हमेशा सामने ही रहेगा। यानी इंटरफेरेंस के अंदर कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो होता है वो टाइम के साथ चेंज नहीं होता, पर ये जो बीट होते हैं इसके अंदर ऐसा होता है। कैसे, यहाँ पर आप देखो कि क्रस्ट जो है वो ट्रफ के सामने है, ठीक है, पर थोड़ी देर के बाद ये देखो क्रस्ट के सामने भी है। और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि दोनों वेव की जो फ्रीक्वेंसी है उसके दरमियान में थोड़ा सा फ़र्क है। येलो वाली की वेवलेंथ थोड़ी कम है, ब्लू वाली देखो थोड़ी लेंदी है, तो वेवलेंथ जिसकी ज़्यादा होती है फ्रीक्वेंसी उसकी कम होती है। तो ब्लू वाले की वेवलेंथ ज़्यादा, फ्रीक्वेंसी कम, येलो वाले की वेवलेंथ कम, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा। तो फ्रीक्वेंसी का फ़र्क होने की वजह से सेम दो वेव टाइम के साथ आउट ऑफ फेज और इन फेज आती रहती हैं। यानी कभी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर लेती हैं तो कभी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर लेती हैं। तो ये बेटा मेजर डिफरेंस है बिटवीन इंटरफेरेंस एंड बीट्स। यानी कि इंटरफेरेंस जब एक मर्तबा हो जाए तो फिर कंस्ट्रक्टिव है तो वो कंस्ट्रक्टिव ही रहेगा, डिस्ट्रक्टिव है तो डिस्ट्रक्टिव ही रहेगा, टाइम के साथ फेज चेंज नहीं होता। जबकि यहाँ पर टाइम के साथ फेज चेंज होता रहता है, और पीरियाडिकली कभी दो वेव्स आउट ऑफ फेज में होती हैं तो कभी फेज में आ जाती हैं। तभी तो इंटेंसिटी मैक्सिमा और मिनिमा करती रहती है टाइम के हिसाब से। ठीक है, तो दिस इज़ द मेजर डिफरेंस। अब यहाँ पर भी देख लो, इन इंटरफेरेंस पोजीशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा डज नॉट चेंज विथ टाइम, वाइल इन बीट्स दे चेंज। इंटरफेरेंस में मैक्सिमा और मिनिमा की पोजीशन चेंज नहीं होती टाइम के हिसाब से, जबकि बीट्स में होती है। यहाँ पर डिस्ट्रक्टिव, थोड़ी देर के बाद यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव। इसी वजह से हम बीट को इंटरफेरेंस इन टाइम भी बोलते हैं।
ये जो बीट है इसको हम इंटरफेरेंस इन टाइम क्यों बोलते हैं? क्योंकि टाइम के हिसाब से कभी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है और कभी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, जबकि इंटरफेरेंस के अंदर ऐसा नहीं होता, इसलिए इसको हम जनरली क्या बोलते हैं? इंटरफेरेंस इन स्पेस। अच्छा बेटा, अब हम कुछ प्रॉब्लम्स कर लेते हैं। सपोज करो आपके पास एक प्रॉब्लम आता है कि दो ट्यूनिंग फार्क जिनमें से एक की फ्रीक्वेंसी का पता है और दूसरी जो है वो अननोन है। अब इन दोनों को जब हम बजाते हैं तो दोनों के दरमियान में जो बीट हैं वो 4 बनते हैं एवरी सेकेंड। तो बीट फ्रीक्वेंसी है 4, इसकी फ्रीक्वेंसी का पता है, इसकी फ्रीक्वेंसी का पता नहीं है। तो पूछेगा क्या कि बताओ इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है। तो इसको कैसे करना है? सबसे पहले आपने ये जो नोन है इसको तो एज इट रख देना है। इसकी फ्रीक्वेंसी का तो पता है ना बेटा, 215। तो ये जो अननोन है इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो सकती है? तो बेटा क्योंकि नोन और अननोन के दरमियान में फ्रीक्वेंसी का फ़र्क उतना होता है जितने बीट बनते हैं, और बीट यहाँ पर 4 बन रहे हैं। तो आपने सोचना है कि मे बी 4 कम हो यानी 211, मे बी 4 ज़्यादा हो यानी 219। ठीक है, 215 से 4 कम भी सोच लो, 4 ज़्यादा भी सोच लो। अब ये पता नहीं है कि 211 है या 219 है, तो इसके लिए आपको वो बोलेगा कि हमने लोड किया या फाइल किया। ठीक है, लोड का मतलब है वेट इंक्रीज़ करना और फाइल का मतलब है कि हल्का करना। लोड करने से फ्रीक्वेंसी कम होती है, फाइल करने से फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ होती है। पर यह भी याद रखो कि लोड करने से या फाइल करने से फ्रीक्वेंसी उसकी चेंज होगी जिसको आपने लोड या फाइल किया। तो सिर्फ ये नहीं देखना कि लोड किया या फाइल किया, ये भी देखना है कि लोड और फाइल किसको किया, अननोन को या नोन को। जिसको किया आपने उसकी फ्रीक्वेंसी को चेंज करना है और दूसरे की फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं करना। ठीक है, तो मैं आपको एक प्रॉब्लम देता हूँ तो आप वहाँ से ज़्यादा समझोगे। लेट सपोज कि बोलता है कि बाय लोडिंग अननोन फ्रीक्वेंसी बिकम्स 3। 3 बातें यहाँ पर इंपॉर्टेंट हैं। एक तो लोड किया, दूसरा अननोन को लोड किया, और तीसरा जो बीट फ्रीक्वेंसी है वो डिक्रीज़ होकर 3 बच गई। ठीक है, अब हमें बताओ कि अननोन जो है वो 211 वाला था या 219 वाला था। तो बेटा स्टेप बाय स्टेप इसको हमने कैसे सॉल्व करना है? सबसे पहले हमने एक लाइन बनानी है, उस पर हमने 3 गोल सर्कल लगाने हैं। दरमियान वाला जो सर्कल है उसके सामने आपने नोन की वैल्यू लिखनी है। ये देखो, नोन की वैल्यू 215। नोन की एक ही वैल्यू लिखेंगे क्योंकि नोन की वैल्यू का पता होता है, जबकि ऊपर और नीचे अननोन की 2 वैल्यूज़ लिखेंगे। अननोन की भी कोई एक वैल्यू होती है, पर अब पॉसिबिलिटीज़ क्योंकि 2 हैं तो फ़िलहाल हम 2 लिख देते हैं, 219 वाली भी और 211 वाली भी। तो अननोन की 2 पॉसिबल वैल्यूज़ होती हैं। ठीक है, जो हम फ़िलहाल यहाँ पर लिख लेते हैं और इसके बाद देखेंगे कि 219 है या 211 है। तो ये तरीका आप समझ गए। दरमियान में लिखोगे नोन की वैल्यू और ऊपर और नीचे 2 पॉसिबल वैल्यूज़ जो होती हैं अननोन की। उसके बाद नेक्स्ट आपने क्या किया है, यहाँ पर देखो लोड किया है, और किसको किया है, अननोन को लोड किया है। तो बेटा ये देखो अननोन यहाँ पर है और यहाँ पर है, तो नोन को तो आपने कुछ किया नहीं, तो नोन पर कोई भी आपने एरो नहीं लगाना। जबकि अननोन को लोड करने से फ्रीक्वेंसी कम होगी, तो अननोन की दोनों वैल्यूज़ पर नीचे को एरो लगा देना है। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो नोन की फ्रीक्वेंसी सेम जगह पर रहेगी, अननोन की फ्रीक्वेंसी कम होगी। अब आ जाओ आगे। अननोन अगर ये था तो बीट कम होने चाहिए। पता है क्यों? क्योंकि अननोन की ये वाली वैल्यू नोन की वैल्यू के नज़दीक आ रही है, डिफरेंस कम होता जा रहा है और बीट कम बनने चाहिए। और अगर अननोन ये वाला है
तो फिर लोड होने के बाद ये और नीचे जाएगा, यानी 210, 209, और इससे दूर होता जाएगा। बीट इंक्रीज होने चाहिए। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पर देखो कि बीट तो डिक्रीज हुए हैं, पहले 4 थे अब 3 हो गए हैं, तो बीट फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हुई है। तो फिर अननोन क्या होगा, 219 वाला या 211 वाला? 219 वाला होना चाहिए, क्योंकि 219 वाला ऑप्शन लोड होने के बाद इसके नज़दीक आ रहा है और डिफरेंस कम हो रहा है, तो बीट कम होने चाहिए। अगर ये ऑप्शन होता तो बीट इंक्रीज होने चाहिए, क्योंकि 211 वाला तो 215 से दूर जा रहा है। सही है? तो अननोन जो था वो 211 वाला था। ठीक है, शुरू में जब हमने उसको लोड नहीं किया था और 4 बीट थे, और लोड करने के बाद आफ्टर, क्योंकि अब बीट 3 है तो ये थोड़ा सा नीचे आ गया, और अब इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए, 211। तो बेटा ये भी पूछ लेते हैं कि शुरू में कितनी थी और बाद में कितनी थी। तो आपने अपना कान खोल के प्रॉब्लम देखना है, सुनना है और फिर करना है। ठीक है बेटा, अब आगे चलते हैं। एक और प्रॉब्लम आता है कि बाय लोडिंग नोन बीट फ्रीक्वेंसी 6 हो गई। अब कैसे करें? लेट सपोज करो सेम मेथड, लाइन बनाई, 3 सर्कल लगाए, दरमियान में नोन की वैल्यू लिखी और ऊपर और नीचे अननोन की 2 पॉसिबल वैल्यूज़। ठीक है, लोड किया है, नोन को किया है। अब नोन को किया है तो अननोन की दोनों वैल्यूज़ को नहीं छेड़ना। अब नोन की वैल्यूज़ चेंज करनी है, और नोन को भी आपने लोड किया है, तो लोड करने से फ्रीक्वेंसी कम होती है, तो एरो की डायरेक्शन होगी नीचे को। सही है? समझ में आया? अब अगर देखो अननोन 211 वाला है, तो ये जो नोन वाला है ये इसके क्लोज आ रहा है, तो अगर अननोन 211 वाला होगा तो बीट कम होने चाहिए, और अगर अननोन 219 वाला है तो नोन वाला 219 से तो दूर जा रहा है, तो फिर बीट इंक्रीज होने चाहिए। समझ में आया? अब बीट फ्रीक्वेंसी क्योंकि 6 हो गई है, पहले कितनी थी, 4, अब 6, यानी इंक्रीज हो गई है, तो फिर अननोन वाला कौन सा होगा, 219 वाला। तो देखो अननोन जो है वो 219 वाला होगा, और नोन वाला 215 होगा, पहले लोड करने से पहले, और लोड करने के बाद क्योंकि ये नीचे को आ रहा है और बीट अब 4 नहीं 6 हो गए हैं, तो ये 219 पर है, तो ये कहाँ पर होना चाहिए, अब 213 पर। तो लोड करने के बाद 213, लोड करने से पहले 215, और अननोन जो है वो 219 वाला, 211 वाला नहीं। समझ में आ रहा है? ठीक है ना? तो अब हम एक और प्रॉब्लम कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर बोलता है बाय लोडिंग नोन फ्रीक्वेंसी ख़त्म हो गई, 0 हो गई, या बोले बीट ख़त्म हो गए। फिर आपने एक लाइन बना ली, 3 सर्कल लगा लिए, दरमियान में नोन, ऊपर नीचे अननोन। ठीक है, अब ये क्या बोलता है, लोडिंग नोन। लोड किया, नोन को किया, तो नोन पर एरो लगाया नीचे को, बीट ख़त्म हो रहे हैं, तो सोचो नोन जो है वो 211 के नज़दीक जा रहा है, तो ये अगर अननोन 211 है, तो क्योंकि ये 211 के नज़दीक जा रहा है तो डिफरेंस कम होते होते 0 हो सकता है। पर ये जो 219 वाला है, नोन इससे तो दूर जा रहा है, तो इसके हिसाब से तो बीट इंक्रीज़ होने चाहिए, इसके हिसाब से बीट डिक्रीज़ हो सकते हैं, और जब ये बिल्कुल इसके साथ आ जाएगा तो बीट ख़त्म भी हो सकते हैं। तो अगर यहाँ पर इस कंडीशन में बीट फ्रीक्वेंसी 0 हो रही है, तो फिर अननोन जो है वो डेफिनेटली 211 होगा। ठीक है, और जो नोन है वो 215 था पहले, और अब जो है ये नोन भी 211 पर आ चुका है। लोड करने के बाद ये 211 पर आया और बीट ख़त्म हो गए। समझ में आया? ठीक है, चलो कुछ और प्रॉब्लम्स करते हैं। बोलता है बाय लोडिंग अननोन बीट फ्रीक्वेंसी 0 हो गई।
अननोन को लोड किया है, तो नोन को आपने कुछ भी नहीं करना, अननोन को लोड किया है तो अननोन की दोनों पॉसिबल वैल्यूज़ पर नीचे को एरो लगा दिए। ठीक है, अब अगर देखो अगर अननोन ये है तो देखो ये इसके क्लोज आ रहा है, बीट कम होने चाहिए, और अगर बेटा अननोन ये है तो ये तो नोन से दूर जा रहा है, बीट इंक्रीज होने चाहिए। बीट ख़त्म क्यों हुए? क्योंकि अननोन ये वाला था और लोड करने के बाद नीचे आकर 215 जैसा हो गया। तो अगर बीट ख़त्म हो रहे हैं इस कंडीशन में तो फिर अननोन जो है वो 219 होना चाहिए। ठीक है, 211 नहीं हो सकता, क्योंकि 211 वाला ऑप्शन लोड करने के बाद बेटा 215 से दूर जा रहा है। ये पॉसिबल ही नहीं है कि 211 हो और बीट ख़त्म हो। ठीक है, तो अननोन 219 था पहले, और लोड करने के बाद यहाँ नाउ अननोन कितना हो गया है, नीचे आकर वो भी 215 हो चुका है, क्योंकि बीट फ्रीक्वेंसी अब ख़त्म हो गई है। समझ में आ रहा है? इसी तरीके से कभी कभी पूछ लेते हैं कि लोडिंग करने के बाद बीट फ्रीक्वेंसी दोबारा सेम हो गई। ठीक है, और लोड किया है किसको, नोन को, तो ये देखो सेम तरीका, नोन दरमियान में, अननोन ऊपर और नीचे, लोड किया है, नोन को किया है तो नोन पर लगा दो एरो नीचे को। ठीक है, अब नोन को लोड किया है तो नोन तो नीचे आएगा। ठीक है, ठीक है, और आस्ते आस्ते बीट क्या होंगे, अननोन के हिसाब से 211 जो है, अगर ये वाला है 211 तो बीट आस्ते आस्ते कम होंगे और फिर बीट ख़त्म हो जाएंगे। देखो 215 जब लोड करने के बाद कम होता होता 211 हो जाएगा तो बीट ख़त्म हो जाएंगे, और उसके बाद फिर यहाँ से और नीचे आएगा तो बीट एक मर्तबा फिर इंक्रीज़ होंगे, क्योंकि अब वो दूर जा रहा है, और फिर ऐसा करते करते जब ये 209 पर आ जाएगा तो बीट एक मर्तबा फिर 4 हो जाएंगे, क्योंकि डिफरेंस एक मर्तबा फिर पहले भी 4 था, और जब ये नीचे आकर यहाँ पर पहुँचेगा तो फिर 4 हो जाएंगे, तो बीट फ्रीक्वेंसी सेम हो जाएगी। तो अगर बीट लोड करने के बाद इस कंडीशन में सेम हो रहे हैं तो फिर अननोन डेफिनेटली 211 होना चाहिए, क्योंकि 219 के हिसाब से तो ये दूर ही जा रहा है, तो 219 के हिसाब से बीट फ्रीक्वेंसी इंक्रीज ही होनी चाहिए, पर 211 के हिसाब से बीट फ्रीक्वेंसी डिक्रीज़ होनी चाहिए, डिक्रीज़ होकर 0 और उसके बाद फिर इंक्रीज़ होनी चाहिए। समझ गए? आई होप कि आप इस मेथड को समझ रहे हो। अच्छा बेटा, अब लास्ट में हम एक और इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम करते हैं नए तरीके से। ठीक है, मिसाल के तौर पर आपको बोलता है कि हमारे पास एक ट्यूनिंग फार्क है 220 वाला और एक स्ट्रिंग है। ठीक है, यहाँ पर ट्यूनिंग फार्क जो है इसकी फ्रीक्वेंसी का पता है और स्ट्रिंग की फ्रीक्वेंसी जो है वो अननोन है। दोनों को बजाया, बीट सुनाई दिए 5, तो फ़र्क होगा 5 का, तो इसकी पॉसिबल वैल्यूज़ में भी 5 कम 215 और में भी 5 ज़्यादा 225। अब कौन सी वैल्यू सही है? तो यहाँ पर वो लोड और फाइल नहीं बता रहा। क्या बोल रहा है? इफ़ टेंशन इज़ इंक्रीज्ड, बोलता है टेंशन इंक्रीज कर दी इस स्ट्रिंग के अंदर और बीट फ्रीक्वेंसी हो गई 3। ठीक है, अब यहाँ पर सोचो कि स्ट्रिंग के अंदर जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 1/2 पाए टेंशन अपान मास पर यूनिट लेंथ के बराबर होती है। फ्रीक्वेंसी और टेंशन का डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है रूट के साथ, इस तरीके से। तो टेंशन को इंक्रीज करोगे फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज होगी। तो यहाँ पर ये क्या किया है, टेंशन इंक्रीज हुई है इसकी, ये क्या है अननोन, तो अननोन की टेंशन इंक्रीज मीन्स फ्रीक्वेंसी इंक्रीज। तो आपने चेंज किसकी को किया है, अननोन को। तो सिमिलरली स्ट्रेट लाइन, 3 सर्कल्स, नोन दरमियान में, अननोन की दोनों पॉसिबल वैल्यूज़ ऊपर और नीचे। ठीक है बेटा, अब चेंज किसको करना है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी चेंज हुई है अननोन की और टेंशन इंक्रीज हुई है तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी।
ये तो नहीं बोल रहा कि फाइल किया है, पर दूसरे तरीके से इनडायरेक्टली वही बात कर रहा है। तो अननोन की दोनों पॉसिबल वैल्यूज़ पर हमने एरो ऊपर को लगा दिए। अब देखो कि बीट कम हुए हैं कि ज़्यादा, पहले 5 अब 3। तो अगर पॉसिबल ऑप्शन ये वाला होता तो बीट कम होने चाहिए थे, क्योंकि ये ऑप्शन फाइल होने के बाद या इसकी फ्रीक्वेंसी जब इंक्रीज़ हो रही है तो नोन के नज़दीक जा रहा है, और ये वाला जो है ये दूर जा रहा है। तो अगर 225 वाला सही है तो बीट इंक्रीज़ होने चाहिए थे, पर बीट फ्रीक्वेंसी क्योंकि कम हो रही है तो सही ऑप्शन कौन सा होगा? 215 वाला। तो अननोन जो है वो 215 वाला है, यानी स्ट्रिंग की फ्रीक्वेंसी 215 थी, 225 नहीं थी। और 215 जो थी वो पहले थी। जब आपने उसकी टेंशन इंक्रीज़ की तो फिर अब बीट क्योंकि 3 है तो डिफरेंस कितना बचा होगा? 3 का। तो शुरू में ये 215 पर थी तो डिफरेंस था 5 और 5 बीट बन रहे थे। अब ये आ गई है 217 पर, क्योंकि बीट कितने हैं? 3, तो डिफरेंस भी कितना होना चाहिए? 3। तो 220 और 217 के दरमियान में फ़र्क कितना है? 3 का।